काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने के पीछे विशेष महत्व है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की नींव रखी थी। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को काम प्रदान करने के लिए हर साल 7 अगस्त को इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इस दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। इसी की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2015 में चेन्नई में कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से अब ये हर साल मनाया जाता है। हैंडलूम उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत के जरूरी भाग में से एक है और हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों की आजीविका प्रदान करता आया है। भारत में हथकरघा क्षेत्र समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर व्यापार के रूप में उभरा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही हथकरघा को बढ़ावा देना और बुनकरों की आय को बढ़ाना है। हथकरघा उद्योग से निर्मित सामानों का विदेशों में भी खूब निर्यात किया जाता है और बड़ी संख्या में हथकरघा लोगों की आजीविका का साधन बना हुआ है। देश देशांतर में आज बात हमारे हथकरघा उद्योग की, अर्थव्यवस्था और रोजगार में इसके योगदान और बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों और इस उद्योग के सामने आ रही चुनौतियों की। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज देश देशांतर में 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। साथ ही मेरे साथ है सुनील सेठी, चेयरमैन फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उपेंद्र जी, आपसे पहले शुरुआत करूंगी। जैसा हम जानते हैं कि हथकरघा क्षेत्र जो है वो देश की सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा प्रतीक है और देश में आजीविका का भी एक ये महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले कुछ समय से लेकर अगर हम आज इसकी स्थिति की बात करें तो किस तरह के कदम और उनका किस तरह का असर, क्या स्थिति आज हम देखते हैं इस उद्योग की? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आज नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको देना चाहूंगा। और आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं आज शुरुआत करना चाहूंगा उन चंद पंक्तियों से जो बुनकरों को समर्पित हैं और जो मेरी धर्मपत्नी ने आज इस खास दिवस के लिए लिखी है। बिल्कुल। करघा तकली और बिनाई है धागों में इतिहास रचाई, ख्वाबों को चूनर पहनाई, मानव को है लाज ओढ़ाई, तुम तानों बानों के जादूगर, धागों के मोहक बाजीगर, करघों पे बैठे कारीगर,
नमन करें हम सब मिलकर। तो ये चंद पंक्तियां डेडिकेटेड हैं जो जी। हमारे व्यूवर्स हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि खुद ही आपने बताया कि जो ये हैंडलूम है, ये हैंडलूम एक तरफ तो 35 लाख से ज्यादा जो व्यूवर्स फैमिलीज हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड का साधन है। एट द सेम टाइम जो हमारी इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत रही है हैंडलूम की, जिसकी चर्चा आज नहीं सदियों से होती आई है, तो वो विरासत के हिसाब से भी महत्व है। तो हमें इस हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमें अपनी जो ये अमूल्य धरोहर है, जो विरासत है, इसे भी बचाए रखना है। और साथ में इतने सारे 35 लाख से ज्यादा परिवार जो इस पे डिपेंडेंट है आजीविका के लिए, उनकी भी रोजी रोटी कैसे चलती रहे, उनकी भी प्रगति उन्नति कैसे हो, उस पे काम करना है। और इसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा, हमारे मंत्रालय में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक अलग से डायरेक्टरेट जो है उसको कहलाया जाता है डीसी हैंडलूम, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम। ये डेडिकेटेड है। उसके अलावा हमारे फील्ड में भी यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पूरे देश में 28 वीवर सर्विंग सेंटर्स काम कर रहे हैं। इसमें हम कई तरह के प्रोग्राम्स लेते हैं, बट मेनली मैं कहना चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं जो आजकल बुनकरों के लिए सबसे आवश्यक चीजें होती है। पहली चीज है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। जो उनका रॉ मटेरियल है वो बेसिकली जो यार्न होता है जिससे वो अपनी वीविंग करते हैं। अब हमारे देश में दिक्कत ये है कि यार्न का प्रोडक्शन कहीं और होता है, वीविंग कहीं और होती है, प्रोसेसिंग कहीं और होती है, गारमेंटिंग कहीं और होती है। जैसे सबसे ज्यादा वीवर्स जो आज के दिन में हमारे देश में है वो आसाम में है। टोटल जो 35 लाख वीवर्स हैं उसमें से आधे वीवर्स जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई स्पिनिंग नहीं होती है। तो कैसे उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाए सही मूल्य पे, अच्छी क्वालिटी का उनके पास में, तो उसके लिए हमारे पास एक यार्न सप्लाई स्कीम है। दूसरी चीज, हमारा एक ऑमनिबस प्रोग्राम है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत कई चीजें हैं। पहला तो ये होता है कि जो हैंडलूम है वो हैंडलूम कई जगह बहुत पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं, उनकी आउटपुट कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो कैसे हैंडलूम, बेटर हैंडलूम उनको उपलब्ध कराया जा सके, उसके लिए जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जहाँ पे वर्कशेड, जहाँ पे वो बुनाई करते हैं, कई बार वर्कशेड में बिजली या सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, कई जगहों पे कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं पे डाइंग की बनाने की जरूरत होती है। तो ये भी हम नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज रही कि जो आज के दिन में क्या हो रहा है कि हम तो ट्रेडिशनली हमारे कारीगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय के साथ कई बार ट्रेंड्स चेंज होते हैं, फैशन चेंज होता है, लोगों की पसंद चेंज होती है, तो उसके अनुसार वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मॉडिफाई करें, डिजाइन डेवलपमेंट क्या करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या करें। तो इसके लिए भी हम मदद करते हैं। जैसे हमारा ब्लॉक लेवल क्लस्टर है, उसमें एक हम इनको डिजाइनर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, या जो हमारे 17 निफ्ट्स हैं कंट्री में, उनके साथ हम क्लस्टर को जोड़ते हैं कि निफ्ट की जो एक्सपर्टाइज है वो उन तक कैसे पहुंचे। कुछ और भी प्राइवेट डिजाइनर्स हैं, बुटीक हाउसेज हैं, जिनसे हमने एमओयू किए हैं कि उनकी सुविधाएं भी हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चौथी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि जो उत्पाद होते हैं इतने उच्च कोटि के, जो हमारे वीवर्स प्रोडक्ट पैदा करते हैं, इनका सही मूल्य उनको कैसे मिले, सही मार्केट कैसे मिले। तो ट्रेडिशनली तो यही होता था कि हमारे एक्सपोज हैं, जैसे दिल्ली में भी दिल्ली हाट है, तरह तरह के एक्सपो, मार्ट, एग्जीबिशंस, इनके द्वारा ही ज्यादा सेल किया जाता था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। आपको पता ही है कि अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कैसे डायरेक्टली, एक तो जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन टाइप के, मिंत्रा टाइप के प्लेटफॉर्म, वहां भी जाएं, लेकिन साथ में करीब हमने 1.5 लाख व्यूवर्स को अपना जो जेम पोर्टल है उस पे किया है। और एक हम पोर्टल का विकास अभी कर रहे हैं, बोथ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के लिए डेडिकेटेड एक पोर्टल रहेगा। तो ये कोशिश की जा रही है मार्केटिंग की भी। तो मेरा ये कहना है कि राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन एंड मार्केटिंग, इन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, वैसे उनमें हुनर बहुत है, लेकिन उनको हुनर को तराशने की जरूरत है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे पूर्ण किया जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री काम कर रहा है। सुनील सेठी सर, अभी उपेंद्र जी ने हमें तमाम बड़ी बातें हथकरघा और इस उद्योग से जुड़ी हुई बताई हैं। आप फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और जब हम फैशन एक ये वर्ड सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ अगर हम हैंडलूम को जोड़ें तो एक
सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो लोगों के अंदर ये रही है, उनकी मानसिकता को लेकर, कि हैंडलूम और फैशन ये एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि धीरे धीरे इसमें बदलाव लाने की कोशिश भी की गई। आज अगर हम फैशन और हैंडलूम को मिलाकर बात करें तो स्थिति आपको क्या दिखती है? तो मेरे विचार में, जैसे आज 7 अगस्त को कह रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे, मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूं कि सिर्फ ये एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं है। चाहे आप एक हैंडलूम वीक कर लीजिए या हैंडलूम मंथ कर लीजिए, एज नॉट ओनली एज अ फैशन के साथ जो जुड़ा हुआ हूं, पर मैं सोचता हूं कि हैंडलूम एक धारणा है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इसीलिए आज का दिन तो सिंबॉलिक है कि हम उसको मनाते हैं हैंडलूम डे को। पर मेरे विचार में जिस तरह जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जिस तरह इसको किया है कि हम सालों साल से हैंडलूम पे बहुत स्पेशल, एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। आप कह रहे हैं कि हैंडलूम और फैशन साथ नहीं जुड़ता, तो आपको बताऊं कि जब जितने भी बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और अपना फैशन की एजुकेशन ले रहे हैं, सबसे पहले उन्हें यह सिखाया जाता है कि हैंडलूम का क्या महत्व है। लिफ्ट से अगर आप जुड़े तो 3-3 हफ्ते के लिए बच्चों को अलग अलग क्लस्टर्स में भेजा जाता है, जो कि डीसी हैंडलूम के अंडर होते हैं। 21 दिन, 15 से 21 दिन वो वहां रहते हैं और सीखते हैं। तो जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो उनका सबसे पहले प्रोजेक्ट ही हैंडलूम का होता है। तो ये एक धारणा है, क्योंकि आप बड़े बड़े ब्रांड देखती हैं, आपको शायद कई लोगों को ये धारणा है कि फैशन और हैंडलूम जुड़ नहीं सकता। पर हमारे फैशन वीक में भी है, हर बार कम से कम 10 शो या एक पूरा दिन सिर्फ हैंडलूम और सस्टेनेबल डे के लिए दिया जाता है। नहीं, और सेठी हमारे सर, आप पास सही कह रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाह रही थी। पहली बात तो मेरी मानसिकता ये नहीं है कि हैंडलूम और फैशन साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात यह है, मैं आम लोगों की मानसिकता की बात कर रही हूँ। जो छात्र आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि क्या उनकी मानसिकता में बदलाव आया है। हम ठीक है, हम कोर्स के दौरान उन्हें कह रहे हैं कि पहले आपको प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ये चीजें हैं जो हैंडलूम से जुड़ी करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या आज के युवाओं की मानसिकता में, उनकी पसंद में वो बदलाव दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पर थोपा जा रहा है? क्या उनकी मानसिकता बदली है हैंडलूम को लेकर? देखिए, सबसे पहले जो बोला गया है, माय हैंडलूम माय प्राइड, बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें इस पे गर्व है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आज की जो युवा है, आज का जो इसको मिलेनियल कहते हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड से जुड़ने की जगह उनमें एक देयर इज अ नेशनल प्राइड, और वो नेशनल प्राइड उनमें ऑलरेडी कोई थोपा नहीं गया है। वो देश में जो हो रहा है, एक जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा जो एक समय भारत की एक महिला जो सिल्वर मेडल की विजेता है, मीराबाई चानू, जिसके लिए सारा देश उसको बैक कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अगर वो भी आकर एक ट्वीट डालती हैं और दिखाती हैं कि मैं हैंडलूम ही, जहां पर वो एक पूरा एक चरखे के आगे, एक लूम के आगे बैठी हुई हैं और वो बोलती हैं, सब लोगों से उम्मीद लगाती हैं कि वो हैंडलूम पहने, तो मेरे हिसाब से आज की जनता, आज का युवा ऐसे देश के जो हीरोज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे कि लोग बहुत ज्यादा हैंडलूम का परचेज कर रहे हैं। और ये चीज किसी के थोपने से नहीं होती, बिल्कुल, ये मेरा ख्याल ये जनरेशन से आती है। जैसे उपेंद्र जी ने कहा, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये एक विरासत में हमें मिली है। तो आप साड़ी का उदाहरण ले लीजिए, अगर ये इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, जो जिनके घर में, जिनके लोगों के पास हैंडलूम की साड़ीज हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जाती हैं। आज मंत्री जी ने, पीयूष गोयल साहब ने खास एक उदाहरण दिया कि अगर कानी शॉल या पश्मीना शॉल, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन को हैंड ओवर की जाती है, तो ये सब तो विरासत में मिला है। ये किसी पे, ये आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। और जब से वोकल फॉर लोकल शुरू हुआ है, ये और ज्यादा सारे युवक उससे और गिरे हुए हैं। देश में जितने हमारे पास डिजाइन सोर्स हैं, डिजाइन सेंटर्स खोले गए हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें युवा ही जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे लोग तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, पर असली तो उसका कंज्यूमर देश की यंग जनरेशन ही है।
तो मेरे हिसाब से ये चीज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, और ये माय हैंडलूम माय प्राइड जैसा जो संदेश गया है, इससे और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। उपेंद्र जी, माय हैंडलूम माय प्राइड, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हैंडलूम के उत्पाद को एक तरह से मैं कहूँ कि अपनी रोजाना की जिंदगी का उनका एक अहम हिस्सा है, और वो चाहते भी हैं कि हथकरघा जो है वो उनकी जिंदगी में शामिल रहे किसी न किसी रूप में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी सेठी सर ने कहा कि बाजार कैसे उपलब्ध होगा, और जब मान लीजिए कोई चाह रख भी रहा है तो उसे सबसे पहले उसकी पहुंच में वो चीज आसानी से होनी चाहिए। यानी मान लीजिए अगर उसका इलाका है तो उसके इलाके में हथकरघा से जुड़े जो सामान है, उससे जुड़े जो उत्पाद हैं, उससे जुड़े जो वस्त्र है, वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। क्या ये भी एक अहम पहलू रहा है, और इस दिशा में क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल। एक तो पहली बात, आपने अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी को कहते सुना था, उन्होंने ही ये स्लोगन दिया, बेसिकली हैशटैग दिया, माई हैंडलूम माई प्राइड। और ये जरूरी इसलिए है कि मुझे याद है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं जिस स्टेट से, मेरा जो काडर है वो उड़ीसा है, तो वहाँ के कुछ ऑफिसर्स को मैंने देखा, कुछ लेडीज ऑफिसर्स और जेंट्स ऑफिसर, वो बेसिकली केवल संबलपुरी पहनते थे। तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये संबलपुरी का शर्ट भी पहनते हैं, संबलपुरी साड़ी भी पहनी जाती है, संबलपुरी का जो हैंडलूम है उसी के ड्रेस मटेरियल भी होते हैं। तो वो आते थे उसी रीजन से, वो सब बरगढ़ से, संबलपुर से, बलांगीर से, सोनपुर से। तो उनकी जो एक अस्मिता थी, उनकी जो पहचान थी, वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पे गर्व करें कि नहीं भाई, हमारा देश आज से नहीं, सदियों से हमारा देश हैंडलूम में बहुत अग्रणी रहा है, और हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते आए हैं। और हैंडलूम का भी बहुत बड़ा रेंज है, ऐसा नहीं है। हैंडलूम जो है वो एक आम आदमी के लिए है। आप हमारे यहाँ चले आइए तो गांव में, हमारे गांव में जो लोग लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, ट्राइबल एरियाज में भी महिलाएं जो पहनती हैं, वो भी हैंडलूम है। और जो आपने बड़े जैसे इन्होंने पश्मीना की बात की, या उस तरह से मतलब जो बहुत महंगी महंगी साड़ियां आती हैं कांजीवरम से, बोंकाई से लेके, और वो बाकी, उसका भी अपना एक रेंज है, उसका भी अपना एक, दोनों का एक अपना अपना क्लाइंटेल है एक्चुअली। तो हाँ, जो आपने बिल्कुल सही कहा, और मैंने पहले भी उसको कहा था कि जरूरी ये है कि कैसे इनको हम बड़ा मार्केट दें। पहले जैसे मैंने कहा कि वो उनसे पूछा जाता था तो वो डिपेंडेंट होते थे अपने लोकल हाट पे, या लोकल कहीं एग्जीबिशन हुआ, या कोई मार्ट हुई, या एक्सपो हुआ, जिसकी संख्या बहुत लिमिटेड होती है, जो फिजिकल फॉर्म में ही होता था। तो आज के दिन में ये बहुत जरूरी है कि उनको हम एक वर्चुअल वर्ल्ड, जैसे अभी हम वर्चुअली बात कर रहे हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स, आज के दिन में प्रोडक्ट्स पूरे देखे जा सकते हैं, उसकी पूरी गुणवत्ता परखी जा सकती है वर्चुअली, और सारा कारोबार भी जो है वो वर्चुअली भी हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनकरों को हम संगठित भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमने करीब 125 से ज्यादा बुनकरों की वो जो प्रोड्यूसर्स कंपनी होती है, क्योंकि उसमें कोऑपरेटिव्स या प्रोड्यूसर्स कंपनी होंगी तो उसमें एक ताकत होगी, एक मिनिमम जो हमारा जो जितना प्रोडक्ट हो, स्ट्रेंथ होती है, तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। और जैसा कि अभी सुनील सेठी जी ने कहा, जैसे आपने कहा कि हमारे, पहले मैंने कहा था कि हमारे जो 17 निफ्ट्स हैं, और ये सारे के सारे निफ्ट्स जो हैं वो नॉट ओनली एक क्लस्टर डेवलपमेंट क्लस्टर को एडॉप्ट करते हैं, बुनकर भी वहां जाते हैं, और ये लोग भी बुनकर के क्लस्टर्स में जाते हैं, सो दैट कि बुनकर भी आज के दिन में अपडेटेड रहें कि क्या आज के लोगों की पसंद क्या है, कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे सारे तरह के जो पसंद है उनको हमें केटर करने की जरूरत है। तो ये बात सही है कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना एक बहुत ही जरूरी है, राइट। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना, अच्छे उनको डिजाइनर्स देना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, एंड फाइनली उनको मार्केट केवल इंडिया में नहीं, जैसे आज ही मंत्री जी जो मुख्य आज कार्यक्रम था अशोका में, वहां पे मंत्री जी ने 2 टारगेट आज दिए हम लोगों को कि आज के दिन में अगर 60,000 करोड़ के आसपास का हैंडलूम का प्रोडक्शन होता है तो कैसे ये
अगले 3 साल में डबल हो। उन्होंने 1,25,000 करोड़ के उत्पादन की बात की। वैसे ही अभी हमारा एक्सपोर्ट्स भी होता है। एक्सपोर्ट्स अभी बड़ा लिमिटेड है एक्चुअली, करीब 2,500 करोड़ के आसपास ही पिछले 5 सालों से स्टैग्नेंट हैंडलूम है। तो कैसे हम इस हैंडलूम को दूसरे देशों में, क्योंकि आज के दिन में इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई सारे कंट्रीज में। इनफैक्ट कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो सारे जो हमारे दूतावास हैं, और आज हम लोग यहाँ जब मना रहे हैं हैंडलूम डे, तो हमारे बहुत सारे दूतावास दूसरे दूसरे देशों में भी ये हैंडलूम डे मना रहे हैं। तो कल ही उन्होंने एक संवाद किया दूतावासों के साथ कि कैसे हमारी जो 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 हमारा एक्सपोर्ट है, जो इस बार 400 बिलियन यूएसडी का टारगेट रखा गया है, फ्रॉम नेचुरली 300 ही होता था, वहां से सीधे क्वांटम जंप की बात है, तो उसमें टेक्सटाइल और हैंडलूम का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हम देश में भी चाहेंगे कि उनको मार्केटिंग सुविधाएं दी जाए और कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सेठी सर, दो बातें जो और जहन में आती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बुनकर हैं, जो हथकरघा उद्योग है, उसे और मजबूती समय के साथ दी जाए। बुनकरों की जो हालत है वो समय के साथ और मजबूत हो, स्थिति बेहतर हो। लगातार इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, उसके परिणाम भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन जब हम ग्लोबल डिमांड की बात करते हैं या फिर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति का रुझान हैंडलूम की तरफ हो और वो ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करे, तभी एक बहुत बड़ा बूस्ट इस उद्योग में आ सकता है। तो प्राइसिंग को लेकर कि वो हर एक की रीच में हो, जब हम हैंडलूम की बात करें तो हमेशा महंगाई ना हो, और दूसरा ग्लोबल डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या आप किस तरह का सुधार देख रहे हैं? हाल फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि हैंडलूम को सिर्फ आप कपड़े की तरह और सिर्फ आप पोशाक की तरह और गारमेंट्स की तरफ मत देखिए। सिर्फ ठीक है, आपको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना एक्सपोर्ट हमारा होम फर्निशिंग का टेक्सटाइल का है, उसकी तरफ अपना ध्यान अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा, अगर आप देखेंगे कि घर पे जो प्लेसमैट, जो टेबल क्लॉथ, कितनी चीजें होती हैं, वो या करूर से आती हैं या पानीपत से आती हैं या आप कन्नूर से आती हैं। अलग अलग जगह से ये प्रोडक्ट आते हैं। और जो हमारा 2,500 करोड़ एक्सपोर्ट जो हो रहा है, उसमें होम फर्निशिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। जो आप प्राइसिंग कह रही हैं, हमारे प्रोडक्ट इतने ज्यादा डिमांड में हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के पास पूरे इसके आंकड़े भी हैं कि वर्ल्ड के जो बेस्ट कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, मैं एक बाइंग एजेंट रह चुका हूं, मैंने वर्ल्ड के बेस्ट जो विदेशों में जो स्टोर हैं जिनका इतना बड़ा नाम है, जैसे कि आप सेल्फ्रिजेस समझ लीजिए, जैसे कि आप अमेरिका में क्रेट एंड बैरल समझ लीजिए, जैसे कि आप इटली में कॉइन समझ लीजिए, लारीना शेंटे समझ लीजिए, जापान में अलग, हर जगह हमारी प्राइसिंग के कारण ही हमें एडवांटेज है। क्योंकि प्राइसिंग बात यह है कि हैंडलूम की चीजें बाकी कंट्रीज बना ही नहीं सकती। हमारा उसमें एक तरफ से ये हमारा यूएसपी है। अगर हमारे पास यूएसपी है और हमारे कारीगर पहले ही बिल्कुल अच्छे दामों में हमारे एक्सपोर्टर माल बेच रहे हैं, तो मेरा ख्याल प्राइसिंग की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बात मार्केटिंग की है। आजकल डिजिटल इंटरवेंशन, दो चीजें बताना चाहता हूँ, डिजिटल इंटरवेंशन और डिजाइन इंटरवेंशन। अगर ये दोनों चीजें हमारा और साथ होगा, जो हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और जो डीसी हैंडलूम के डिपार्टमेंट वाले सब हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, मेरे हिसाब से ये चीजें सब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दुगना कितनी जल्दी हो जाएगा या 4 गुना कितनी जल्दी हो जाएगा, पर ये मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम उम्मीदों पे खरे आएंगे और मेरे हिसाब से हमारा इसमें जरूर बढ़ोतरी। जी सेठी सर। उपेंद्र सर, अगर अब मैं आगे बात करूं आत्मनिर्भर भारत की, तो जाहिर तौर पर इसमें जो हथकरघा उद्योग है वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। एमएसएमई सेक्टर की बात करूं तो उसमें कितना बड़ा रोल है, और जब हम इस उद्योग को समझते हैं, देखते हैं, तो 70% महिलाएं कहीं ना कहीं इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर हम क्लब करें, आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई सेक्टर और महिलाओं का सशक्तिकरण,
इसे लेकर फिलहाल किस तरह की दिशा दिखाई दे रही है? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही डेटा दिया कि हमारे जो हैंडलूम वीवर्स हैं उसमें 70% तो महिलाएं हैं। तो जो भी हैंडलूम हैंडलूम सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट होगा उसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को ही मिलेगा। और हमारे बाकी जो कार्यक्रम है, विशेषकर जो स्किल डेवलपमेंट का है, चाहे वो हम समर्थ के माध्यम से कर रहे हो या हम ब्लॉक लेवल क्लस्टर या दूसरे माध्यम से कर रहे हो, वो भी टारगेटेड सबसे ज्यादा महिलाओं को ही है। जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है कि अभी आपने डेटा सब देखे ही हैं कि हमारा जो करीब 140 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की ये चीज है कि एग्रीकल्चर के बाद भारत में अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है तो वो टेक्सटाइल्स है एक्चुअली। अब मैं नहीं कह रहा हूँ केवल हैंडलूम, बट टेक्सटाइल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। टेक्सटाइल्स उसमें हैंडलूम भी है, हैंडीक्राफ्ट भी है, मिल्स भी है, पावर लूम्स में भी है। तो ये करीब सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर यहाँ माना जाता है कि करीब हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के करीब 14.5 करोड़ लोगों की डिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स पे है। तो ये महिला सशक्तिकरण के हिसाब से भी और आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से भी टेक्सटाइल्स इन जनरल का बहुत महत्व है और साथ में हैंडलूम का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल। और सेठी सर, आखिर में जाहिर तौर पर चुनौतियों की बात जरूर होगी। आपकी नजर में फिलहाल कोशिशें तमाम हैं, लेकिन क्या ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो आपको लग रहा है अभी भी राह में हैं और जिन पर ध्यान देने की जरूरत है अगर हमें देश में हथकरघा को और ऊपर लेकर जाना है तो? मैं इस बात से चिंतित हूं कि कोविड-19 ने हमें थोड़ा सा पीछे कर दिया है। हमारे कई लोग हैं, हमारे कई डिजाइनर हैं जिनके पास अपनी पूरे डिजाइन तैयार हैं। अब उनको अगर बनारस में अगर वीव करवाना है तो पहले तो ये था वो बेखट्टे वहां पर जाते थे और अलग अलग जाकर ये चीजें करवा सकते थे। अब थोड़ी सी ये हमें चुनौती जरूर आई है, पर मेरे हिसाब से ये सारी एक टेम्परेरी चुनौती है, क्योंकि सब चीजें जैसे ही ठीक हो जाएंगी वैसे यहाँ पर काम भी दोबारा उसी तरह से होने लगेगा। एक मुझे सबसे ज्यादा चुनौती ये लगती है कि अभी तक हम चाहते हैं कि हमने बहुत देर से जिक्र हो रहा है एक क्राफ्ट टूरिज्म का। तो मैं चाहता हूं कि जितने विदेशी आते हैं वो हैंडलूम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए जहां भी वो जाएं उनको हैंडलूम मिलना चाहिए एकदम। तो हमारे पास अलग अलग तरह की जगह ऐसे, अगर क्राफ्ट टूरिज्म विलेजेस, इसको ऑलरेडी सेक्रेटरी टेक्सटाइल साहब ने भी बोला है और हर समय ये बात हुई है कि इसको और हम बढ़ा रहे हैं, पर सिर्फ हमें उसको थोड़ी स्पीड से बढ़ाने की जरूरत है। वो हो रही है, पर बात यह है कि ये 1-2 सालों ने जो हमें पीछे कर दिया है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये बहाने के लिए नहीं कहा, कोविड-19 से कुछ जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थी, कुछ जो लोगों को एम्प्लॉय करना था, थोड़ा हम पीछे हो गए हैं। पर मेरे हिसाब से हमारी जो जितना हमारे विचारों में हम कोई चुनौती इसको समझ नहीं रहे, क्योंकि जब हम एक चीज को दिल से जोड़ते हैं, जब हम माय हैंडलूम माय प्राइड कहते हैं, जिस चीज के लिए हमें प्राइड है, तो उसके लिए चुनौती होना मैं नहीं कुछ समझता। ठीक है, मेरे से ज्यादा सेक्रेटरी साहब और बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक पूरे व्हील में एक छोटा क्लॉक हूँ। ठीक है, उनके पास इतने लोग और इतने महकमे हैं और इतने डिपार्टमेंट। बिल्कुल, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे। उपेंद्र जी, चैलेंजेस को लेकर, चुनौतियों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ी चुनौतियां सामने हैं और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत संक्षेप में अगर आप हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि जब चुनौतियां आती हैं, जैसे सबसे आप कोविड की बात कर रहे हैं, जो हमारे मंत्रालय ने क्या किया मैं 1 मिनट में कहना चाहूंगा। जब कोविड पहली बार आया तो लोगों के पास पीपी किट्स नहीं थे, लोगों के पास N95 मास्क नहीं थे जी। लेकिन हमारे मंत्रालय के उद्यम से और हमारी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके परिश्रम से न केवल हमारे पास आत्मनिर्भरता आई N95 मास्क में और पीपी किट्स में, बट हम बहुत देशों को बहुत बड़े परिमाण में हम ये पीपी किट और N95 मास्क एक्सपोर्ट भी कर पाए एक्चुअली। तो एक जो भी चैलेंजेज आता है, कोविड चैलेंजेज आता है, लेकिन हमें चैलेंज से कैसे उभरना है वो भी हमें आता है एक्चुअली। एंड इसीलिए नए नए तरीके होते हैं। अभी अगर ऐसा नहीं होता, कोविड जैसी स्थिति नहीं होती, तो हम आपके साथ स्टूडियो में बैठे ये बातें कर सकते थे।
आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बातें कर रहे हैं। तो वैसा ही हमने जो इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि जो एक डिजाइन इंटरवेंशन और डिजिटल इंटरवेंशन, तो ऐसे डिजिटल इंटरवेंशन से करके जो हमें कुछ दिक्कतें आई हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं खाली लास्ट में कहना ये चाहूंगा, जो अभी सुनील सेठी जी बता रहे थे कि इन्होंने बताई कि हमने करीब कंट्री में 11 क्राफ्ट्स हैंडलूम विलेजेस लिए हैं। हाँ। ऐसे विलेजेस जो कि जहां पे पर्यटक काफी आते हैं। आज एक ऐसे विलेज को दिखाया भी गया था मंत्री जी के प्रोग्राम में, जो काजीरंगा के पास है। तो जहां जहां विदेशी और देसी दोनों पर्यटक जाते हैं, वो देखें कि एक हैंडलूम बनता कैसे है, एक कोई आप जो एक क्राफ्ट बनता है वो बनता कैसे है, उस पे वो चाहे तो अपना हैंड भी ट्राई कर सकता है कि मैं भी बना के देखूं कैसा है। एक बार उसे वो देखेंगे तो फिर उनके जहन में ये बात रहेगी कि नहीं भाई, इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना लगन, कितना परिश्रम, कितनी कारीगरी गई है। तो उस प्रोडक्ट्स के लिए उनके अंदर दिल में एक जगह बनेगी और आगे वो खरीदेंगे भी। तो उसके लिए भी हम जो चूंकि जिक्र किया था सेठी जी ने, तो मैंने कहा थोड़ा मैं उसको इलाबोरेट कर दूं। बिल्कुल, और इसके जरिए कहीं ना कहीं एक जो कोशिश हथकरघा दिवस की है वो भी अपने आप में साकार होती दिखेगी। अपने बुनकरों और कारीगरों की सराहना, उनका सम्मान और जाहिर तौर पर हथकरघा उत्पाद खरीदना और उसे शान से इस्तेमाल करना, उपयोग करना या पहनना। फिलहाल उपेंद्र जी, आपका और सुनील सेठी सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सरकार लगातार देश में हथकरघा को अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ बनाने के प्रयास कर रही है। बुनकरों की दशा को सुधारने के लिए मदद की जा रही है। ईमानदार नीयत से करोड़ों रुपए की कई योजनाओं के जरिए हैंडलूम उद्योग को मजबूती दी जा रही है। लेकिन अभी भी चुनौतियां बड़ी हैं। हर आम जन और आधुनिक समय के साथ हथकरघा को पसंद में बनाए रखना और हर छोटी बड़ी योजना को जमीन पर सही अमली जामा पहनाना और हर एक बुनकर के हाथ तक इस योजना को पहुंचाना, इसे सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, जिसमें हर स्तर पर समन्वय और सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।